जरा कल्पना कीजिए, एक बहुत ही विशाल और अभेद्य पत्थर का किला है। हाँ बिल्कुल। और उस पर बहुत कड़ा पहरा है। हम्म। मतलब उसके चारों तरफ एक ऐसे स्थापित साम्राज्य की ताकत का खौफ है जिसे चुनौती देने के बारे में सोचना भी पागलपन माना जाता है। एकदम सही बात है, वो भी उस दौर में। हाँ, और इस विशाल चुनौती के सामने कौन खड़ा है? महज 16 साल का एक लड़का। सिर्फ 16 साल? बिल्कुल, एक ऐसा लड़का जो उस किले पर कब्जा करने और एक पूरी तरह से स्वतंत्र साम्राज्य बनाने की ठान चुका है। मतलब इस सुनने में किसी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म का ओपनिंग सीन लग सकता है। हाँ, किसी थ्रिलर मूवी जैसा। लेकिन ये कोई फिक्शन नहीं है, ये हमारे इतिहास की एक बिल्कुल सच्ची घटना है। देखिए, ये इतिहास के उन दुर्लभ पलों में से एक है ना, जो इस बात की पूरी परिभाषा ही बदल देता है कि सीमित संसाधनों के बावजूद एक इंसान क्या क्या हासिल कर सकता है। बिल्कुल। जब हम ऐतिहासिक दस्तावेजों की गहराई में जाते हैं तो कुछ घटनाएं सिर्फ तारीखें लगती हैं, लेकिन कुछ घटनाएं पूरी सभ्यता के सोचने का नजरिया ही पलट देती हैं। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मकसद ठीक यही है। हम छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन, उनके स्वराज्य के विजन और उनकी उन रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने 17वीं सदी के भारत में सब कुछ बदल कर रख दिया। और ये चर्चा बहुत जरूरी है। हाँ, हमारा मिशन यहाँ किसी किताब की तरह युद्धों की तारीखें या किलों के नाम रटना नहीं है। हम ये समझना चाहते हैं कि कैसे एक अकेले व्यक्ति ने उस दौर की सबसे बड़ी महाशक्तियों को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। बिल्कुल, शुरू करते हैं। तो ये कहानी एक ऐसे माहौल से शुरू होती है जहां दक्कन का पठार लगातार युद्धों से घिरा हुआ था। आदिल शाही, कुतुब शाही और मुगलों के बीच सत्ता की खींचतान चल रही थी। हाँ बिल्कुल। 1630 में महाराष्ट्र के शिवनेरी किले में शिवाजी महाराज का जन्म हुआ, और उस दौर की राजनीति को समझना आना बहुत जरूरी है। वो कैसे? मतलब लोग अक्सर एक राजा के वफादार होते थे, फिर दूसरे के, जो ज्यादा पैसे दे उसके लिए लड़ते थे। शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले खुद एक बहुत बड़े और जाने माने सेनापति थे। हाँ, जो अलग अलग समय पर अलग अलग साम्राज्यों के लिए लड़े। सही कहा। लेकिन शिवाजी महाराज के चरित्र और उनकी सोच को आकार देने में सबसे अहम भूमिका उनकी माता जीजाबाई की रही। यहाँ पर ये सोचना बहुत स्वाभाविक है कि एक सेनापति के बेटे को तो सिर्फ तलवारबाजी और युद्ध के तरीके सीखने चाहिए, है ना? बिल्कुल, आमतौर पर यही होता था। लेकिन ऐसा लगता है कि माता जीजाबाई कुछ और ही तैयार कर रही थी। उन्होंने एक तरह से एक स्वतंत्र इकोसिस्टम बनाने की नींव रखी, एक अल्टीमेट लाइफ कोच की तरह। हाँ, उन्होंने उस युवा दिमाग में ये बात डाली कि हमें किसी और के लिए क्यों लड़ना चाहिए, हम अपना खुद का राज, अपना स्वराज्य क्यों नहीं बना सकते। और यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि उनका चरित्र निर्माण सिर्फ शारीरिक ताकत या हथियारों की ट्रेनिंग तक सीमित नहीं था। अच्छा। जीजाबाई ने उन्हें रामायण और महाभारत के उदाहरणों के जरिए न्याय, धर्म और बहादुरी के ऐसे गहरे मूल्य सिखाए जो किसी भी अच्छे लीडर के लिए एक सॉफ्टवेयर की तरह काम करते हैं। अरे वाह, सॉफ्टवेयर वाली बात बहुत सटीक है। देखिए, जब किसी बच्चे को ये सिखाया जाता है कि लड़ना कैसे है तो वो एक सैनिक बनता है, लेकिन जब उसे ये सिखाया जाता है कि लड़ना किस लिए है तब एक विजनरी पैदा होता है। क्या बात है। उन्होंने शिवाजी महाराज के मन में ये स्पष्ट कर दिया था कि लड़ाई सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि अपनी जमीन और अपने लोगों की आजादी के लिए है। और इसी मजबूत मनोवैज्ञानिक नींव का नतीजा हमें उस 16 साल की उम्र वाले वाकये में देखने को मिलता है, जब उन्होंने तोरणा किले पर कब्जा कर लिया, जो कि एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब सोचिए ना, 16 साल की उम्र में किसी बड़ी शक्ति के खिलाफ विद्रोह करके एक किला जीत लेना सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये खुलेआम बगावत थी। बिल्कुल, ये उस समय के स्थापित सुल्तानों के मुंह पर एक तमाचा था। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। हाँ बताइए। अगर उनके पिता एक महान सेनापति थे जिनके पास विशाल सेनाओं का अनुभव था, तो शिवाजी महाराज ने आगे चलकर वो पारंपरिक तरीका क्यों नहीं अपनाया? आप सीधी जंग की बात कर रहे हैं? हाँ, उन्होंने आमने सामने की सीधी जंग लड़ने के बजाय गनीमी कावा मतलब छापामार युद्ध की तकनीक क्यों चुनी? क्या ये इस बात का संकेत था कि उनके पास संसाधनों की भारी कमी थी? ये बहुत ही शानदार सवाल है, और असल में यहीं पर उनकी रणनीतिक बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा चमकती है। कैसे? इसे किसी संसाधन की कमी या मजबूरी समझना, इतिहास को गलत तरीके से पढ़ना होगा। जरा उस समय के गणित को देखिए। ठीक है। उनके सामने मुगल और आदिल शाही जैसी ताकतें थीं, जिनके पास लाखों की पैदल सेना, भारी तोपखाने और हजारों घुड़सवार थे।
बाप रे, लाखों की सेना। हाँ, तो अगर शिवाजी महाराज एक पारंपरिक खुले मैदान का युद्ध चुनते, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर लड़ती हैं, तो वे कुछ ही घंटों में हार जाते। तो फिर उन्होंने क्या किया? इसलिए उन्होंने भूगोल को अपना सबसे घातक हथियार बनाया। मतलब उनका असली हथियार तलवार नहीं बल्कि सह्याद्री के पहाड़ थे। एकदम सही। सह्याद्री की पर्वत श्रृंखलाएं कोई साधारण पहाड़ियां नहीं है। ये बहुत खड़ी, उबड़-खाबड़ और घने जंगलों से घिरी हुई हैं। समझ रहा हूँ। तो मुगलों के भारी भरकम तोपखाने और अरबी घोड़ों वाले घुड़सवार इन जंगलों और पहाड़ों में पूरी तरह से बेकार हो जाते थे। मतलब वो वहां चल ही नहीं पाते होंगे। बिल्कुल, उनकी गति धीमी हो जाती थी और वे दिशा भटक जाते थे। दूसरी तरफ शिवाजी महाराज की सेना में स्थानीय लोग थे जिन्हें मावले कहा जाता था, जो इन पहाड़ों के चप्पे-चप्पे से वाकिफ थे। अच्छा, तो उन्हें इलाके का पूरा ज्ञान था। हाँ, और वे हल्के हथियारों के साथ तेजी से चलते थे। देखिए, छापामार युद्ध का मूल सिद्धांत ही यही है, सरप्राइज और स्पीड। सरप्राइज और स्पीड। दुश्मन पर अचानक उस जगह से हमला करो जहां से वो उम्मीद ही न कर रहा हो, भारी नुकसान पहुंचाओ और दुश्मन के संभलने से पहले ही पहाड़ों में गायब हो जाओ। ये तो दुश्मन की ताकत को ही उसकी कमजोरी बना देने वाली बात हो गई। बिल्कुल। भारी सेना होने का मतलब है रसद की ज्यादा जरूरत, धीमी चाल और कम लचीलापन, और उन्होंने ठीक इसी चीज का फायदा उठाया। एकदम सही पकड़ा आपने। और ये रणनीति सिर्फ किलों तक सीमित नहीं थी। अगर हम इस असिमेट्रिक वॉरफेयर या आसमानी युद्ध की बात करें तो यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। आप 1659 की बात कर रहे हैं ना? हाँ, प्रतापगढ़ की घटना। अफजल खां के साथ उनकी मुठभेड़ किसी हाई स्टेक्स थ्रिलर के क्लाइमैक्स से कम नहीं थी। प्रतापगढ़ का पूरा एपिसोड सिर्फ एक शारीरिक युद्ध नहीं था, वो एक मास्टर क्लास मनोवैज्ञानिक युद्ध था। मनोवैज्ञानिक कैसे? देखिए, अफजल खान आदिल शाही साम्राज्य का एक बेहद खूंखार और विशाल सेनापति था। उसने शिवाजी महाराज को बाहर खुले मैदान में निकालने के लिए रास्ते में कई मंदिरों को तोड़ा और जनता पर बहुत अत्याचार किए, ताकि शिवाजी महाराज गुस्से में आकर कोई गलती करें और बाहर आ जाएं। बिल्कुल, वो उन्हें उकसा रहा था। लेकिन वे उस जाल में नहीं फंसे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने अपने गुस्से पर काबू रखा और अफजल खान को अपनी जमीन यानी प्रतापगढ़ के घने जावोली के जंगलों में आने के लिए मजबूर कर दिया, जहां उसकी विशाल सेना किसी काम की नहीं थी। हाँ, वहां सेना फैल ही नहीं सकती थी। फिर वो ऐतिहासिक मुलाकात हुई, एक तंबू के अंदर, शांति वार्ता के नाम पर। और अफजल खान ने तो धोखा देने की सोची थी ना? हाँ, उसने गले मिलने के बहाने शिवाजी महाराज को मारने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी महाराज इसके लिए पहले से तैयार थे ना। वो लोहे का कवच पहन कर गए थे ना? हाँ, कपड़ों के नीचे। और उन्होंने अपने बाघ नख यानी टाइगर क्लॉज से अफजल खान को वहीं ढेर कर दिया। जरा उस करके तनाव और उसके बाद मचे हड़कंप की कल्पना कीजिए। वो पल इतिहास बदलने वाला था। सच में, इस एक घटना ने पूरे भारत की भू राजनीति को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक सेनापति की मौत नहीं थी, ये इस बात का ऐलान था कि एक नया पावर प्लेयर मैदान में आ चुका है, जिसे डराया नहीं जा सकता। बिल्कुल। और इसके बाद जो लगातार युद्धों का सिलसिला शुरू हुआ, वो एक अलग ही स्तर की परीक्षा थी। जैसे कि ठीक एक साल बाद 1660 में पन्हाला किले की घेराबंदी। हाँ, पन्हाला की घेराबंदी। और यहाँ हमें ये देखने को मिलता है कि उनकी सेना में महज सैनिक नहीं थे, बल्कि वे लोग थे जो उनके विजन के लिए मर मिटने को तैयार थे। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो पन्हाला की घेराबंदी रणनीतिक और भावनात्मक दोनों स्तरों पर एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो कैसे? दुश्मन की विशाल सेना ने किले को चारों तरफ से महीनों तक घेर रखा था। अंदर रसद खत्म हो रही थी, तो शिवाजी महाराज ने एक रात वहां से भाग निकलने की एक बेहद साहसिक गुप्त योजना बनाई। अच्छा? वे कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ वहां से विशालगढ़ की ओर निकल पड़े, लेकिन दुश्मन को भनक लग गई और उन्होंने पीछा करना शुरू कर दिया। और तब इतिहास का वो पन्ना आता है जिसे पवन खिंड का युद्ध कहा जाता है। हाँ, बहुत ही मार्मिक घटना है। ये ऐसा है जैसे हम ग्रीक इतिहास में थर्मोपोलाई की युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जहां 300 स्पार्टन्स ने विशाल सेना को रोका था। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। शिवाजी महाराज को सुरक्षित विशालगढ़ तक पहुंचाने के लिए उनके सेनापति बाजी प्रभु देशपांडे ने दुश्मन की उस विशाल सेना को एक बहुत ही संकरे पहाड़ी रास्ते पर रोक लिया, दर्रे के बीच में। हाँ, बाजी प्रभु और उनके मुट्ठी भर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना घंटों तक उस दर्रे को रोके रखा। अरे वाह! वे बुरी तरह घायल थे, लेकिन तब तक लड़ते रहे जब तक कि विशालगढ़ से तोप की आवाज नहीं आ गई, जो इस बात का संकेत था कि शिवाजी महाराज सुरक्षित पहुंच चुके हैं।
ये बहुत ही गहरा सवाल पैदा करता है। 17वीं सदी में जब ज्यादातर सैनिक पैसे या जमीन के लिए लड़ते थे, तो कोई अपनी जान की बाजी क्यों लगाएगा? यही तो बात है। इसका मतलब है कि उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव सेट कर दिया था, स्वराज्य का एक ऐसा सपना बुन दिया था जो किसी भी व्यक्ति की अपनी जान से बड़ा हो गया था। ये लीडरशिप का वो स्तर है जहां आप सिर्फ हुक्म नहीं चलाते, आप लोगों की आत्मा में एक आग जला देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और उसी आग ने उन्हें मुगलों जैसी उस समय की सबसे बड़ी महाशक्ति से टकराने की ताकत दी। हाँ, लेकिन यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि शिवाजी महाराज सिर्फ भावनाओं के बल पर नहीं लड़ रहे थे। वे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कैलकुलेटेड रणनीतिकार भी थे। मतलब इकोनॉमी के मामले में? हाँ, हम अक्सर राजाओं को सिर्फ तलवार चलाते हुए सोचते हैं, लेकिन वे अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी की ताकत को बखूबी समझते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 1664 में सूरत पर उनका हमला है। बिल्कुल। के बजाय उन्होंने सीधे मुगल साम्राज्य के सबसे बड़े व्यापारिक केंद्र पर निशाना साधा। इसे हम आज की भाषा में इकोनॉमिक वॉरफेयर कह सकते हैं। एकदम सही शब्द है ये। मतलब सूरत से मुगलों को भारी टैक्स मिलता था, जिससे उनकी सेना चलती थी। अगर दुश्मन की फंडिंग पर ही चोट कर दी जाए तो वो अंदर से कमजोर हो जाएगा। हाँ, क्योंकि युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं, पैसों से भी लड़े जाते हैं। सूरत से जो संपत्ति हासिल हुई, उसका इस्तेमाल उन्होंने अपने किलों को मजबूत करने और नौसेना बनाने में किया। बहुत स्मार्ट मूव था। लेकिन इतिहास कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता ना। औरंगजेब ने इस अपमान का बदला लेने के लिए अपने सबसे अनुभवी और चतुर सेनापति मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा, वो भी 1 लाख से ज्यादा की फौज के साथ। बिल्कुल। और जयसिंह कोई अफजल खान नहीं था। उसने कोई जल्दबाजी नहीं की। उसने कूटनीति और सैन्य घेराबंदी का ऐसा जाल बिछाया कि शिवाजी महाराज के सारे रास्ते बंद होने लगे। और यहीं 1665 में पुरंदर की संधि होती है। हाँ, लेकिन रुकिए, यहां मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए। पुरंदर की संधि में शिवाजी महाराज को अपने 23 महत्वपूर्ण किले मुगलों को सौंपने पड़े। हाँ, ये सच है। तो क्या ये एक बहुत बड़ी रणनीतिक हार नहीं थी? मतलब उन्होंने अपनी आधी से ज्यादा ताकत दुश्मन को दे दी। ऐसा क्यों? देखिए, बाहर से देखने पर ये एक हार लग सकती है, लेकिन गहराई से देखें तो ये सर्वाइवल की सबसे बेहतरीन रणनीति थी। सर्वाइवल की? कैसे? जयसिंह ने उनके आर्थिक और सैन्य संसाधनों को पूरी तरह से घेर लिया था। शिवाजी महाराज जानते थे कि अगर इस समय कोई भावुक फैसला लिया गया और आर पार की लड़ाई लड़ी गई, तो सिर्फ किलों का ही नहीं बल्कि स्वराज्य के पूरे विजन का अंत हो जाएगा। समझ रहा हूं। एक महान लीडर वो होता है जो ये जानता है कि जिंदा रहने और भविष्य में लड़ने के लिए कब एक कदम पीछे हटना है। उन्होंने वे किले दिए ताकि उनका मूल प्रशासन और उनका नेतृत्व सुरक्षित रहे। ये तो बिल्कुल शतरंज के खेल की तरह है, जहां आप अपने राजा को बचाने के लिए कभी-कभी अपने कुछ मोहरें कुर्बान कर देते हैं। बहुत सटीक एनालॉजी है। और इसी संधि के परिणाम स्वरूप वो ऐतिहासिक घटना हुई जो औरंगजेब के लिए एक कभी न भूलने वाला सपना बन गई। आगरा की घटना। बिल्कुल। 1666 में शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया गया। वहां दरबार में उनका अपमान किया गया और फिर उन्हें नजरबंद कर दिया गया, वो भी दुश्मन के गढ़ के बिल्कुल बीचों बीच। आगरा की वो नजरबंदी कोई मामूली बात नहीं थी। चारों तरफ मुगलों का कड़ा पहरा था। हाँ, लेकिन शिवाजी महाराज ने वहां भी हिम्मत नहीं हारी और एक बहुत ही सधी हुई योजना बनाई। उन्होंने बीमार पड़ने का नाटक किया। और फिर फलों की टोकरियों वाला आइडिया। बिल्कुल। उन्होंने गरीबों में बांटने के लिए मिठाइयों और फलों की बड़ी-बड़ी टोकरियां बाहर भिजवानी शुरू कर दी। क्या मास्टरमाइंड प्लान था। हाँ, जब पहरेदार उन टोकरियों की रोजाना चेकिंग करते करते ऊब गए ना, तब एक दिन शिवाजी महाराज और उनके पुत्र संभाजी उन्हीं टोकरियों में छिपकर आगरा से बाहर निकल गए। ये किसी हाई वोल्टेज थ्रिलर से भी ज्यादा रोमांचक है। आगरा से महाराष्ट्र तक की वो सैकड़ों किलोमीटर की वापसी यात्रा आसान नहीं थी वो। बिल्कुल नहीं। भेष बदलकर मुगलों की आंखों में धूल झोंक कर निकल जाना, ये सिर्फ एक एस्केप नहीं था, ये मुगलों के अजय होने के घमंड को चूर-चूर करना था। औरंगजेब ने तो सोचा था कि उसने शेर को पिंजरे में डाल दिया है। लेकिन शेर न सिर्फ भाग निकला, बल्कि उसने वापस जाकर अपने सारे खोए हुए किले फिर से जीत लिए। और इन्हीं सब घटनाओं का जो चरम बिंदु था, वो था 1674 का राज्याभिषेक। रायगढ़ किले में? हाँ, रायगढ़ किले में वे आधिकारिक तौर पर छत्रपति शिवाजी महाराज बने। लेकिन ये राज्याभिषेक सिर्फ
मुकुट पहनने या सत्ता का प्रदर्शन करने के लिए नहीं था। तो फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ये भारत के लोगों के लिए एक मनोवैज्ञानिक जीत थी। इसका संदेश था कि मुगलों और सुल्तानों के राज के बीच ये हमारा अपना एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम उनके छत्रपति बनने के बाद के प्रशासन को देखते हैं तो वे सिर्फ एक कुशल योद्धा से कहीं आगे दिखाई देते हैं। बहुत आगे। मतलब उन्होंने जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया वो उस समय की दुनिया से कई 100 साल आगे का लगता है। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ। ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और अक्सर सबसे कम चर्चा में रहने वाला पहलू है। हाँ, प्रशासन की बात कम होती है। देखिए, उस जमाने में जागीरदारी प्रथा चलती थी, जहां सेनापतियों को जमीन दे दी जाती थी, जो बाद में अपने ही राजा के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। हाँ, पावर हाथ में आते ही शिवाजी महाराज ने इसे खत्म कर दिया। उन्होंने अपने सैनिकों और अधिकारियों को नकद वेतन देना शुरू किया। अच्छा। और उन्होंने ये स्पष्ट नियम बनाया कि युद्ध के अभियानों के दौरान कोई भी सैनिक अपने साथ परिवार या महिलाओं को नहीं ले जाएगा, ताकि सेना पूरी तरह से अनुशासित रहे। और सबसे चौंकाने वाली बात उनका धर्मनिरपेक्ष नजरिया था। बिल्कुल। मतलब 17वीं सदी में जब दुनिया भर में धर्म के नाम पर नरसंहार आम बात थी, तब शिवाजी महाराज के प्रशासन का सख्त नियम था कि दुश्मन की जमीन जीतने पर भी किसी भी धार्मिक स्थल, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर को, नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी उस दौर में। किसी भी पवित्र ग्रंथ का अपमान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, महिलाओं की सुरक्षा। अगर किसी सैनिक ने किसी महिला के साथ दुर्व्यवहार किया तो उसकी सजा सीधे मौत थी। एकदम। और उनकी दूरदर्शिता देखिए, उनकी नौसेना के निर्माण को ही ले लीजिए। वो समझ गए थे कि आने वाले समय में जो समंदर पर राज करेगा वही असली ताकत होगा। इसीलिए उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है। नहीं था, बल्कि एक वेलफेयर स्टेट, यानी कल्याणकारी राज्य था। मतलब ताकत का मतलब सिर्फ खौफ पैदा करना नहीं होता। नहीं, बल्कि न्याय स्थापित करना होता है। सच में, ये सब सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा शासक जो ना सिर्फ युद्ध जीतना जानता था, बल्कि ये भी जानता था कि जीतने के बाद लोगों के जीवन को बेहतर कैसे बनाना है। और यही उनकी सबसे बड़ी लेगेसी है। 3 अप्रैल 1680 को रायगढ़ किले में जब उनका निधन हुआ तो वो सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि एक युग का अंत था। लेकिन उनकी छोड़ी गई विरासत इतनी मजबूत थी कि उनके जाने के बाद भी मराठा साम्राज्य लगातार बढ़ता रहा। और उनके विचारों ने पूरे देश को सदियों तक प्रेरित किया। हाँ। उनका विजन इतना स्पष्ट था कि उनके न रहने पर भी आम लोगों ने आज़ादी की वो लड़ाई मुगलों के खिलाफ दशकों तक जारी रखी। ये उनके उस बोए हुए बीज का ही नतीजा था जिसकी शुरुआत जीजाबाई ने की थी। तो उन्होंने लोगों को ये विश्वास दिला दिया था कि स्वतंत्रता उनका अधिकार है। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए इस पूरी महाकाव्य जैसी कहानी का सार क्या है? इस सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज कुछ पुरानी घटनाओं के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नेतृत्व, रणनीतिक बुद्धिमत्ता और मुश्किल परिस्थितियों में डटे रहने का एक मास्टर क्लास है। जब हम इस डीप डाइव को समाप्त कर रहे हैं तो अगर हम उस शुरुआती दृश्य पर वापस जाएं, जहां वो 16 साल का लड़का एक विशाल किले के सामने खड़ा था। हाँ, शुरुआत में उसने ये नहीं सोचा कि उसके पास कितनी कम सेना है या दुश्मन के पास कितने संसाधन हैं। और यहीं पर सबसे बड़ी सीख छिपी है। हमने पूरी चर्चा में देखा कि कैसे उन्होंने अपनी स्थानीय भौगोलिक स्थिति, उन कठिन पहाड़ों और जंगलों को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लिया। हाँ, जो दूसरों के लिए कमजोरी थी। जो चीज बाकी सेनाओं को कमजोर बनाती थी, वही उनके लिए एक अजेय हथियार बन गई। और यही वो विचार है जिस पे हम सभी को आज गहराई से सोचना चाहिए। आज की इस तेज भागती दुनिया में, चाहे हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, कोई नई शुरुआत कर रहे हों या जीवन की किसी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हों, हम अक्सर शिकायत करते हैं ना? बिल्कुल, हम अक्सर इस बात की शिकायत करते हैं कि हमारे पास सफलता के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, शायद सही कनेक्शंस नहीं हैं, शायद बड़ी फंडिंग नहीं है। सही बात है। लेकिन ये कहानी एक बहुत बड़ा और प्रासंगिक सवाल खड़ा करती है। क्या हम अपने आसपास मौजूद उन अदृश्य ताकतों या अपने उन स्थानीय फायदों को नजरअंदाज कर रहे हैं? सोचने वाली बात है। क्या हमारे पास भी कोई ऐसा बीहड़ जंगल या पहाड़ है? शायद हमारी कोई ऐसी अनोखी स्किल जो दूसरों को अजीब लगती हो, या हमारे आसपास का कोई ऐसा अवसर जिस पर किसी की नजर ना गई हो, जिसे अगर हम चाहें तो एक बहुत बड़े अवसर और अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। यकीनन, ये एक ऐसा नजरिया है जो किसी भी हार को जीत में बदल सकता है। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस सवाल को अपने साथ जरूर रखिएगा और देखिएगा कि आपके आसपास छिपी हुई ताकतें कौन सी हैं।